मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुख्यमंत्री इतना बेहतर काम किया होगा। ये ऐसा लगता है जैसे डिक्टेटरशिप हो गई है और जो पार्टियों के पास ज़्यादा पैसा होता है वही लड़ पा रही हैं और जो संसाधन था, इनकम था, इसका बंटवारा हो सका। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस न स्थापित करती तो अंबानी क्या इनको घास देते। केवल सपा की मजबूरी नहीं, देश की जनता की भी मजबूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। 2024 जिस तरीके से नज़दीक है और 2023 का सेमीफाइनल हमारे सबके सामने है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत 3 राज्यों में हुई है, एक राज्य कांग्रेस के खेमे में आया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 के लिए किस तरीके से इंडिया गुट तैयार है, खास करके कांग्रेस पार्टी किस तरीके से रेडी है। तो आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता उदित राज मौजूद हैं, जिनसे आज हम इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि लगातार 2024 को अगर देखा जाए और जिस तरीके से 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि 2024 में और कितनी कड़ी मेहनत करनी होगी? बहुत सारी मेहनतें अभी करनी हैं और हमें अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और पार्टी में ऐसे लोगों को आना पड़ेगा जो वोट कैचर हों। ये तो पार्टी की बात है, लेकिन पार्टी के बाहर जो एलाइज है, वो पार्टनर्स हैं, उनके लिए भी खतरा है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस से कहीं ज़्यादा चिंता एक नागरिक को होना चाहिए। जिस तरह से जनतंत्र ख़त्म हो रहा है, बीजेपी के अंदर एक आदमी या 2 आदमी की हुकूमत है और जिनको एक ही चेहरे पर सारा चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये ऐसा लगता है जैसे डिक्टेटरशिप हो गई है। तो चिंता केवल कांग्रेस की ही नहीं होनी चाहिए। जब महंगाई होगी, बोलने की आज़ादी छिन जाएगी, संविधान ख़त्म हो जाएगा, तो क्या उसका असर कांग्रेस के ऊपर ही पड़ेगा? वो तो आपके ऊपर भी पड़ सकता है, पड़ेगा, हर नागरिक के ऊपर पड़ेगा। तो आज जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और तर्कसंगत समाज है, दलित हैं, पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक हैं, इन सबको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से देश पूंजीपतियों के हाथ में चला जा रहा है, चला ही गया एक तरह से। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड 1000 करोड़ का आया है, काला धन है, काला धन सीधे लिया जा रहा है पार्टियों के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर रोक नहीं है। तो जनतंत्र है ये। ठीक है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि हाल ही में गहलोत जी ने एक बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का धर्म कार्ड चलता है तो वो अपनी सत्ता में आने के लिए जो है तैयार रहेगी और वो जीत जाएगी। तो क्या लगता है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कार्ड है वो चला? बहुत हद तक चला है। और जो गहलोत जी ने जिस तरह से जनता के कल्याणकारी कार्य किए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुख्यमंत्री इतना बेहतर काम किया होगा। पास जाएंगे, एमपी के पास जाएंगे और पार्षद के पास जाएंगे, प्रधान के पास जाएंगे, मोदी जी के पास तो जाएंगे नहीं। लेकिन वोट मोदी जी के नाम पर तो ये व्यक्तिवाद है और तानाशाही है। और इस देश की जनता की मानसिकता अभी उतनी जनतांत्रिक नहीं हुई है। और गरीबी भी एक बड़ा कारण है कि वोट परचेज कर लिया जाता है और जो पार्टियों के पास ज़्यादा पैसा होता है वही लड़ पा रही हैं। काला धन का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और धर्म का तो है ही है। खैर, शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं और लगातार वो नेहरू जी पर वार कर रहे हैं और पीओके को एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। उसको पर वार इसलिए कर रहे हैं कि नेहरू जी ने जनतंत्र स्थापित किया, नेहरू जी ने गवर्नमेंट सेक्टर को डेवलप किया और सार्वजनिक क्षेत्र को डेवलप किया, जिसमें सभी लोगों को नौकरी मिली, भागीदारी मिली, संसाधन का विकेंद्रीकरण किया। आरएसएस नहीं चाहता कि जो बहुजन समाज है 85% उसको कुछ मिले। तो नेहरू जी यही गलती कर गए कि उनके हिसाब से गलती कर गए। LIC है, एयर इंडिया है, बैंक्स हैं और तेल की कंपनियां हैं,
इन सब का राष्ट्रीयकरण भी किया और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज बनाई, कॉलेजेज बने, बांध बने, डैम बने और कोल सेक्टर, तमाम सारे सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया, जब भी लोगों को नौकरी मिल पाई और जो संसाधन था, इनकम था, इसका बंटवारा हो सका। तो ये पीड़ादायक है, चूँकि गोलवलकर कहते थे कि जब अंग्रेज जाते हैं उसके बाद में अगर सत्ता में दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों को भागीदारी मिलती है तो इससे बेहतर है कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी करें। तो ये तो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, तो 90% लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। 90% जनता को गुलाम न रहने देने के लिए, यानी सबको बराबरी का अधिकार देने में सबसे ज़्यादा नेहरू जी की भूमिका है। इसलिए नेहरू जी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। ठीक है, एक तरह से नफरत का। सर, 2 सवाल मेरे और रहेंगे जो काफ़ी अहम हैं। हाल ही में जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी जी एक किताब लिखती हैं जिसमें वो प्रणब मुखर्जी क्या सोचते थे, क्या उनकी अवधारणाएं थी, कांग्रेस की खामियां को भी बताया और नरेंद्र मोदी के लिए क्या वो विचार रखते थे, वो सारी बात बताई। उसको लेकर के आपने ट्वीट किया था, अर्श से फर्श तक की बात कही थी। उसके बारे में क्या लगता है कि क्या वाकई कांग्रेस में खामियां थी जिस बात का प्रणब मुखर्जी की बेटी किताब में जिक्र कर रही हैं? अब बीजेपी से भी कुछ लाभ लेना होगा, इसलिए ऐसा किया है। कांग्रेस ने बनाया, प्रणब मुखर्जी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। मोदी जी ने तो नहीं पहुंचाया, लेकिन खा कहाँ रहे हैं, गा कहाँ रहे हैं। तो ये तो अवसरवादिता है। और अगर बड़े काबिल थे तो बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाते। कांग्रेस का जो वहाँ पर जनाधार था वो कैसे ख़त्म हुआ? तो अगर बहुत काबिलियत होती और कांग्रेस की ताकत न होती तो अंबानी उनके दोस्त न बनते। अब ज़्यादा मुंह खोलना नहीं चाहता हूँ, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर चूँकि उन्होंने इस तरह से उनकी बेटी ने किया तो मजबूरी हो कि हमें कहना ही पड़ेगा। वरना अगर अंबानी को कोई स्थापित करने वाला है तो वो प्रणब मुखर्जी जी थे, और कौन सा था। अगर प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस न स्थापित करती तो अंबानी क्या इनको घास देते, या कोई इनको जानता जो कि खाते यहाँ है, गाते कहीं और है। ये बात तो एक कृतज्ञता है, ये कृतज्ञता है, मैं तो न करता है, एक कृतज्ञता है। आज भी मैं कहता हूँ कि बीजेपी ने हमें एमपी बनाया, वो अलग बात है कि मैं नहीं कहता कि नहीं बनाया, लेकिन आज यह भी है कि हमने वोट दिया, कोई फेवर में नहीं किया है। उस समय दलित ख़ास तौर से बीजेपी से बड़ा दूर हुआ करते थे। तो मेरे आने के बाद फिर अठावले जी जुड़े, पासवान जी जुड़े, जिसकी वजह से माहौल बना, वो पहले बार आ पाए नहीं, वो सत्ता में आ न पाते। तो इस तरह से कृतज्ञता नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ। आखिरी सवाल लूंगी उदित जी, कैसे देख रहे हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन एक संपूर्ण मजबूती के साथ, एक स्तंभ के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम रहेगा? वो भी तब जब बैठक होती है, 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद, ना आने के बाद सत्ता में कांग्रेस पार्टी बैठक बुलाती है और उसमें 3 पार्टी के दल, सपा के भी लोग, और अगर देखा जाए टीएमसी से भी लोग नहीं पहुँचते और नीतीश कुमार भी जो है बाइकआउट करते नजर आते हैं। तो उस दरमियान क्या लगता है कि कैसे एक स्तंभ की तरह मजबूती के सामने भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका इंडिया गठबंधन खड़ा रहे? आप देखते जाइए, और केवल कांग्रेस की भी मजबूरी नहीं, केवल सपा की मजबूरी नहीं, देश की जनता की भी मजबूरी है। अगर नहीं मजबूरी समझती है तो क्या किया जा सकता है। और अगर इस तरह से अगर लोग आज़ादी खोना चाहते हैं और दलित पिछड़े फिर से गुलाम बनना चाहते हैं, और जो शिक्षित नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है, वो समझता है कि यही व्यवस्था अच्छी है तो इस पे कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कहा कि अब जिम्मेदारी सार्वजनिक है, केवल पार्टियों की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ उदित राज जी मौजूद थे जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि आने वाले चुनाव की सबसे ज़्यादा अगर देखने का विषय है, चिंतन करने का विषय है, तो वो सामाजिक तर्ज पर है, ना कि किसी पार्टी दल पार्टी है। अगर समाज में सुधार लाना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी और इंडिया गठबंधन को कि सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि फ्री राशन, फ्री की रेवड़ी से काम नहीं चलने वाला है। बहरहाल देखना होगा कि 2024 में कौन सी
पार्टी नई इबारत लिखती है। क्या कुछ देखने वाला होगा वो तो परिणाम बताएंगे। फिलहाल किस तरीके से इंडिया गठबंधन तैयार है वो आपके सामने है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।